ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। करोड़ों भारतीयों का अभिमान हमारे सैनिक जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं, सुरक्षित भारत। चाहे तिनका हो जाए समर्पित, और उन्हीं को समर्पित आकाशवाणी का ये शो संदेश टू सोल्जर्स आप सभी के लिए बहुत स्वागत आप सभी का। आज हमारे साथ हैं वेटरन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अशोक चौड़िया जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद शैली जी, मुझे AIR FM रेनबो पर बुलाने के लिए। एंड हमें बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जब आते हैं हमारे स्टूडियो की शान ही बढ़ जाती है बिल्कुल। और आपके बारे में बड़ी लंबी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में पढ़ रही थी। पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर हैं आप, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है आपका, डेंजरस मिलिट्री ऑपरेशन भी आपने किया है, एंड सो मच। पर ये सिलसिला चाहत का आपने बुझने नहीं दिया, क्योंकि आगे आपने लिखा भी, जिस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी। इन सभी बातों का सिलसिला बंधेगा आज के शो संदेश टू सोल्जर्स में। So listeners, we have with us as a guest today veteran Indian Air Force officer, Group Captain Ashok Chaudiya जी। संदेश टू सोल्जर्स में आज आपके साथ हूं मैं शैली भाषांजलि। ये जो सिलसिला है ना संदेश टू सोल्जर्स का, आकाशवाणी पर लगातार बनता है आपके लिए, और आज हम फिर से स्वागत करते हैं इंडियन एयर फोर्स वेटरन ग्रुप कैप्टन अशोक चौड़िया जी का। सर, आप NDA के एलुमनस हैं और उसके बाद आपने इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन किया, इस लक्ष्य तक पहुंच गए आप। उसके बाद जिंदगी कैसे बदली आपकी? जिंदगी बहुत सिंपल थी और आसान थी। NDA ज्वाइन करने तक अच्छा। सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ा था और ज़रूरी था कि हम SSB NDA UPSC अपियर करें और NDA के लिए कोशिश करें। तो वो करना ही था। जहाँ तक डिसिप्लिन का सवाल है, बचपन से ही फादर थोड़े स्ट्रिक्ट थे, पिताजी स्ट्रिक्ट थे। अच्छा। दौड़ाते भगाते थे, सवेरे जल्दी उठाते थे, इसलिए ये सब आसान था। एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद में कोई ज़्यादा जीवन में अंतर नहीं आया, सेम डिसिप्लिन कैरिड फॉरवर्ड हो गया। ओके। और एयरफोर्स में लॉजिस्टिक्स ब्रांच में मेरी कमीशनिंग हुई थी, और उसके बाद में जब मौका मिला मुझे, तब मैंने पैराशूटिंग शुरू की थी एज अ पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर। वंडरफुल, पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर, इसके बारे में जरूर हम जानना चाहेंगे, थोड़ा विस्तृत जानकारी चाहेंगे। पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर कैसे बने आप सर? मैं एज अ लॉजिस्टिक्स ऑफिसर देवलाली में पोस्टेड था। ठीक है। और उस टाइम पर कुछ वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट हुई हु कुड ट्रेन एज पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर्स, एंड सिंस इट इज़ रिस्की और हर एक कोई नहीं करना चाहता है, इसके लिए वॉलंटियर्स बुलाते हैं। NDA से निकले थे, जोश था वहाँ पर। एक हमारे सीनियर थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट राव, उस टाइम पर उनको देखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो उन्होंने कहा कि चले जाओ, व्हाई डोंट यू हैव अ लुक, वहाँ पे क्या होता है आगरा में, ट्रेनिंग वगैरह देखना, सिलेक्शन प्रोसेस देखना, और अच्छा लगता है तो रुक जाना, और या फिर वापस आ जाना ताजमहल देख के। बस एक बार वहाँ गए, सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद में पलट के नहीं देखा। सर, इतनी आसानी से आपने कह दिया कि ज्वाइन कर लो फिर चले गए, इतना आसान होता है? ऊंचाई से इतना गहरा संबंध, और जो भाव जो कहते हैं ना, जोश तो था, लेकिन जोश के आगे डर भी होता है, ये हमने किसी से सुना था, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। आप सच कह रहे हैं। अगर कोई कहता है कि मुझे डर नहीं लगता है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। जब वहाँ गए हम लोग ट्रेनिंग के लिए, और अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हुई। पहले टफनिंग हुई, फिर उसके बाद में बेसिक कोर्स के लिए ट्रेनिंग हुई, 5 जंप्स के लिए।
ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है, इतनी दुरुस्त होती है कि अगर आप रात को बिस्तर से भी गिर जाएं तो पैरा पोजीशन बना लेंगे कि आप नींद में अगर गिरें तो लैंडिंग पोजीशन प्रॉपर बना लेंगे। This was very good. उतनी अच्छी ट्रेनिंग के बाद में कोई डर तो नहीं होना चाहिए था जी। लेकिन जैसे ही हवाई जहाज़ के दरवाजे पर मैं खड़ा हुआ, वो स्टेज आई जब जंप करने के लिए तैयार होके और खड़े थे दरवाजे पर, दरवाज़ा खोला गया और ऑफिसर होने की वजह से सबसे पहले आगे लाइन में खड़े होके जंप करना था। जब हवा लगी और नीचे खेत खलिहान देखे, पेड़ देखे, एक नदी भी छोटी सी आती थी रास्ते में, वो देखी, तब मन में ऐसा लगा कि ये डिसीजन मैंने क्यों लिया। लेकिन थोड़ा सा कनखियों से देखा, पीछे देखा, मेरे पीछे कुछ जवान खड़े थे। आप हमेशा अपने जवानों के लिए एक मिसाल होते हैं, तो आप पीछे पलट नहीं सकते कभी। और एक बार जंप कर लिया उसके बाद में तो ऐसा लगा कि ये तो सबसे अच्छा डिसीजन था अपनी लाइफ का। कितने जंप्स किए आपने सर, कोई काउंट रखा है? More than 500 jumps from 10 different types of aircraft of the Indian Air Force. So does it differ with the different aircraft? अलग-अलग हवाई जहाज से जंप करने की टेक्निक्स अलग-अलग होती हैं और स्टैटिक लाइन जंप्स होते हैं जिसमें आप 1250 फीट की ऊंचाई से कूदते हैं और फ्री फॉल जो करते हैं, कॉम्बैट फ्री फॉल और फ्री फॉल, वो अधिक ऊंचाइयों से करते हैं, 6000, 8000, 10,000। मैंने मैक्सिमम 18,000 से भी किया है जंप। तो हर बार दिल धड़कता है या संयम में रहता है, काबू में रहता है दिल? दिल संयम में रहता है, काबू में रहता है, एक्साइटमेंट रहती है कि आगे क्या एक्टिविटी करने वाले हैं जंप के दौरान। एब्सोल्युटली। और साथ में फैमिली की भी बात आ जाती है। हर बार आप जाते होंगे तो फैमिली को नहीं डर लगता? फैमिली के डर का जहाँ तक सवाल है, पहले ये बता दूं कि पैराशूट जंप करके काफ़ी लोगों को मैंने इम्प्रेस किया है। अच्छा। कि इतना डेयरिंग काम कर रहा हूँ, बहादुरी का काम कर रहा हूँ। एक व्यक्ति जिसको मैं इम्प्रेस नहीं कर सका वो मेरी पत्नी है, डॉक्टर छाया चोरडिया। वो खुद भी पैरा जंपर हैं और मुझसे पहले जंप्स किए थे उन्होंने। हमारी शादी से पहले उन्होंने जंप्स किए थे। अच्छा। और कई सालों के बाद में बेटा जब बड़ा हुआ तो उसने भी स्काई डाइविंग किया है। ही इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड स्काई डाइवर। ओके, द फैमिली जिनको जोश भी है, डर को भी काबू में कर लेते हैं। वंडरफुल। आपने इंडियन एयरफोर्स की जो स्काई डाइविंग टीम है, जिसका नाम बड़ा खूबसूरत सा है, आकाशगंगा, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ऐसा हुआ था कि जब स्काई डाइविंग शुरू हुआ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, और एयरफोर्स के इंस्ट्रक्टर्स होते थे और सभी जंप करते थे। एम होता था कि आप एक रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में जितना नज़दीक एक दूसरे के पास में जंप कर सकें, मिलिट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से जंप करते थे। और उसी को धीरे धीरे रोमांच होता है, इसलिए कहीं पर कोई एक्टिविटी होती थी, कोई स्पोर्ट्स मीट हो रहा है या कोई यूनिट का रेजिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस टाइम पर डेमोन्स्ट्रेशन जंप्स होने शुरू हुए थे। तो कई सालों तक पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल के जो प्रशिक्षक थे, इंस्ट्रक्टर्स थे, वो लोग ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस में भाग लेते रहते थे। कोई नाम नहीं था, तो एक नाम देने के लिए अगस्त 1987 में आकाशगंगा टीम का इनॉग्रेशन हुआ था। एंड मैं लकी था कि उस समय मैं पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल में था और टीम बनी, उस समय मैं उसका भाग था। आप सुन रहे हैं आवाज़ ग्रुप कैप्टन अशोक चौड़िया जी की, जो इस वक्त हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में बैठे हुए हैं। अपनी ज़िंदगी की जो उपलब्धियां हैं, जो माइलस्टोन्स हैं, जो सफलताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको आज हमारे साथ साझा करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। यही तो खूबसूरती है इस शो की, पूरा देश जुड़ता है। सर, सफलता के साथ चुनौती भी होती है। पैराशूट जंप इतने सारे आपने किए, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ कि कहीं कुछ अटक गया, फंस गया, नहीं जंप कर पाए? एक बार मेरे साथ में ऐसा हुआ था। एक डेमोन्स्ट्रेशन जंप था अंबाला में, और नॉर्मल जंप था। जब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जंप करते हैं तो बहुत ऊंचे नहीं जाते हैं, करीब 6000 फीट की ऊंचाई से करते हैं, ताकि हवाई जहाज से जब आप कूदें तो छोटे छोटे स्पेक्स की तरह लोग आपको देख सकें। कोई अगर आप एक दूसरे से हाथ पकड़कर फॉर्मेशन बना रहे हैं तो देख सकें। तो 6000 फीट की ऊंचाई से जंप था, और जंप करने के बाद में मेरा पैराशूट खुला तो सही, लेकिन उसमें कुछ
लाइनें पैराशूट की सस्पेंशन लाइंस कुछ उलझी हुई थी और पैराशूट जो है वो तेज़ी से घूमने लगा। उसको मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की, कंट्रोल हुआ, लेकिन जैसे ही थोड़ा ढीला छोड़ा या आगे बढ़ने की कोशिश की तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, घूमता जा रहा था। तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था कि मैं ये देखूं कि सेफ़ लैंड कर सकता हूं या नहीं, और उस वक्त मेरे मन में ये आया कि मैं उसको लेकर सेफ़ लैंडिंग नहीं कर सकता हूं। तो उसको मैंने जेटेसन किया, अपने से अलग कर दिया पैराशूट को जो ख़राब हालत में था। फिर कुछ देर और पत्थर की तरह गिरा और अपना रिजर्व पैराशूट खोला और नीचे लैंड किया मैंने। मुझे लगता है कि हम जो धरती के मानस हैं वो बड़े ध्यान से सुनते हैं जब आसमान की बातें होती हैं, और वहाँ से उतरने की जब तैयारी आप करते हैं, खूबसूरत बातें होती हैं ये। तो इस तत्परता के साथ आप भी सुनिए संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन अशोक चौड़िया जी। देखिए, मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर राहुल ने सबसे पहले आपको जय हिंद करके भेजा है। जय हिंद राहुल। और इसके साथ ही आप भी जुड़ सकते हैं हमारे आज के गेस्ट के साथ। हर व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ता है भारत में, और एक शो आकाशवाणी का संदेश टू सोल्जर्स जो हम सबको जोड़ता है। आपने देखा ये इतने सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं, ये कितना खूबसूरत। एक्चुअली इनका नाम क्या है, इनका नाम तो यहाँ दिख नहीं रहा है। इन्होंने पैराशूट का आइकॉन भेजा है, बहुत रंग बिरंगी सतरंगी पैराशूट भेजा है। एंड उतरते हुए, आपके पैराशूट का रंग क्या होता है? देश का रंग। अरे वाह। वैसे जी, पैराशूट जो मिलिट्री पैराशूट्स होते हैं उनका कलर नॉर्मली ऑलिव ग्रीन होता है या ब्लू होता है जी। एंड स्काई डाइविंग डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए जो हम पैराशूट यूज करते हैं वो कलरफुल होते हैं, ट्राई कलर नॉर्मली। तो इन्होंने तो कलरफुल पैराशूट यहाँ से भेज दिया है। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जावेद आलम जी भी, और प्रकाश जी भी जुड़े हैं मुंबई से। आप भी, राम सिंह भी जुड़ गए हैं, और आपको जय हिंद नमस्कार भेज रहे हैं। बहुत सारी बातें लिखते हैं। अभी बात इनकी करते हैं। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उस बुक की, गिनीज बुक की नहीं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, शायद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका एक रेयर अचीवमेंट वहाँ पे डॉक्यूमेंट हुआ, उसके बारे में बताइए। ऐसा होता था कि पहले जब रैमर पैराशूट्स जो रेक्टेंगुलर पैराशूट्स होते हैं वो यूज़ में नहीं आते थे, राउंड कैनोपीज यूज़ करते थे। जब रेक्टेंगुलर पैराशूट्स यूज़ करने लगे तो वो पैराशूट्स ग्लाइड करते हैं, एक एरोप्लेन के विंग की तरह उनका शेप होता है। और विदेशों में उनकी फॉर्मेशंस बनाते हुए लोगों को देखा था टेलीविज़न पर, और अदरवाइज देखते रहते थे। हमारे यहाँ पर जब हम जंप करते थे तो कई बार लोगों ने ऐसे ही पासिंग कमेंट, एक ऐसे ही इन पासिंग कमेंट दिया कि ये आप लोग तो सिर्फ जंप करते हैं और लैंड कर जाते हैं। अच्छा। और कुछ करतब तो नहीं दिखाते हैं। अच्छा। तब पूरी लगन से शुरू किया था। उस टाइम पर स्क्वाड्रन बैनर्जी और मैं थे, हम लोगों ने कोशिश की थी। और हमारे पास उन दिनों कोई ये ऑनलाइन कुछ वो हेल्प नहीं मिलती थी देखने के लिए, सभी कुछ किताबों में होता था। तो इट वाज लाइक रीडिंग अ बुक ऑन हाउ टू स्विम एंड जंपिंग इनटू द स्विमिंग पूल। ओके। तो बिना किसी बैकग्राउंड के हम लोगों ने शुरू किया, और वी वर लकी। हम लोग आपस में डॉक कर सके, एक दूसरे के पैराशूट को ज्वाइन करके और फॉर्मेशंस बना सके। पहले स्क्वाड्रन बैनर्जी ने और मैंने बनाई थी। हम लोगों का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसलिए गया था। उसके बाद में स्क्वाड्रन कलान थे, उन्होंने ज्वाइन किया था, और 3 लोगों का हमने फॉर्मेशन बनाया था। और फिर ट्राई कलर, अलग अलग तीनों कलर के पैराशूट्स लेके बनाना शुरू किया था। और अब सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। और पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो 10-12 से ज़्यादा का फॉर्मेशन बना चुके हैं। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। ग्रुप कैप्टन अशोक चौड़िया जी, आपने एक बहुत ही डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशन में भाग लिया। सबसे पहले हम उस ऑपरेशन कैक्टस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, वो क्या था? आपने एक ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिस पर अगर मैं बोलता जाऊंगा तो कई दिनों तक बोल जाऊंगा। नटशेल में आपको बताना चाहूँगा कि 1988 की बात है, 1988 की। राष्ट्रपति गयूम को कुछ टेररिस्ट ने घेर लिया था। माले आइलैंड पर वो छुपे हुए थे एक घर के अंदर, और उन्होंने मदद मांगी थी कई देशों से। यूएस से मांगी थी, यूके से मांगी थी,
श्रीलंका से, पाकिस्तान से और भी कई सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज से हेल्प मांगी थी। बट सबको पता था कि बड़ा डेंजरस होगा उनको बचाना, क्योंकि रनवे जो था वो कुछ करीब 4-5 किलोमीटर दूर था माले आइलैंड से। उस रनवे पर लैंड करके और फिर बोट्स में जाना था और उनको बचाना था वहाँ पर। उनको ढूंढना था पहले और फिर बचाना था। वैसे हालात में अगर कोई एरोप्लेन वहाँ पे, मिलिट्री एरोप्लेन वहाँ लैंड करने के लिए जाता है और टेररिस्ट उसको रनवे पर लैंड करते हुए उड़ा देते हैं गोली से, तो जितने भी जवान उसमें जा रहे हैं, जितने भी ट्रूप्स जा रहे हैं बचाने के लिए प्रेसिडेंट को, तो वहीं पे सफाया हो जाएगा उनका। तो उस हिसाब से बहुत ही रिस्की ऑपरेशन था। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने इसके लिए परमिशन दी थी एग्जीक्यूट करने के लिए। बहुत कम टाइम में तैयारी हुई थी। सारे ट्रूप्स बिखरे हुए थे, कोई राजस्थान में एक्सरसाइज कर रहे थे, कोई लखनऊ में ड्यूटी पर थे, कोई आगरा में होकर भी ऐसी ड्यूटीज़ पर थे कि उनको खींच के निकालना बहुत मुश्किल था। तो उन सबको हैट्स ऑफ टू ब्रिगेडियर बुलसारा और उनकी टीम। उन लोगों ने उन सारे ट्रूप्स को इकट्ठा किया, सारी रसद इकट्ठा की और आर्म्स एम्यूनेशन वगैरह तैयार किए और तैयार हो गए जाने के लिए। इधर एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन बेबूर और ग्रुप कैप्टन गोयल थे जो लीडर्स थे हमारे, और उन लोगों ने जल्दी से हवाई जहाज लाइन अप किए। और अंधेरी रात में जिस रनवे की लेंथ इतनी छोटी थी कि अगर थोड़ा भी गलती हो तो समंदर में चला जाए हवाई जहाज, और दोनों तरफ साइड्स में भी कुछ भी नहीं था, सेफ मार्जिन, उस हालत में लैंड करने के लिए निकल गए। किसी तरीके से रात में लैंड किया और ट्रूप्स जो थे वो फैल गए वहीं पर, कंट्रोल उस पर हुलुले आइलैंड पर कब्जा किया। और फिर जो टेररिस्ट थे दूसरे आइलैंड पर, उन्होंने जब देखा कि इतनी बड़ी फौज आ रही है, घबरा गए। उन्होंने कुछ हॉस्टेजेस लिए अपने साथ में और एक शिप हाईजैक करके और भागने की कोशिश की। उनको इंडियन ट्रूप्स ने उन पर गोलियां चलाई, उसको शिप को डैमेज कर दिया। बाद में इंडियन नेवी ने उनको चेज किया और टेररिस्ट को पकड़ लिया और हॉस्टेजेस को रिलीज करवाया। इधर इंडियन आर्मी ने दूसरे आइलैंड पर, माले आइलैंड पर जाकर प्रेसिडेंट को रेस्क्यू किया। सो दिस इज द एंटायर, हमारी इतनी खूबसूरती से आप सब एक दूसरे के साथ मिलकर के बॉन्ड होकर एक टीम बन करके प्रहार करते हैं हमारे दुश्मनों। आपका क्या स्पेसिफिक रोल था सर इसमें? इसमें जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमें उस रनवे पर लैंड करके और हुलुले आइलैंड पर लैंड करके और माले आइलैंड पर जाके उनको बचाना था। अगर जो रनवे अनसेफ होता और हवाई जहाज लैंड करने की सिचुएशन ना होती, तो प्लान ये था कि वहाँ पर पैराड्रॉप कराया जाएगा। और पैराड्रॉप अगर होता है तो उन पैराट्रूपर्स को तैयार करना और उनको हवाई जहाज से डिस्पैच करना, ये हम लोगों की ड्यूटी होती है। तो मैं अपनी टीम को लेकर पहले हवाई जहाज में था इन ट्रूप्स को जंप कराने के लिए, लेकिन जब परमिशन मिल गई तो मैं उतर गया वहीं पर हुलुले आइलैंड पर, इस उम्मीद से कि अगर मान लीजिए लड़ाई हो जाती है और रनवे अनसेफ हो जाता है और अगले हवाई जहाज को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलती है, तो ग्राउंड से कोई कंट्रोल कर सके और गाइड कर सके अगले एरोप्लेन को लैंड करने के लिए। So I was a part of the team and I saw the operation right from the beginning up to the end. So proud of all those moments, cherished moments of the bravery, you know. ये जो गाथाएं होती हैं शौर्य की, बहुत अच्छा लगता है जब समेट कर हम अपने शो के माध्यम से सब तक पहुंचाते हैं। शर्मिला संजय जुड़े हैं। We always remember the valor and sacrifices of our brave soldiers, ये लिखते हैं। और गांव सातड़ी से, मुझे पता नहीं कहाँ है ये गांव, बट आप देखते हैं देश की खूबसूरती की कहाँ किस कोने से सब जुड़ते हैं। मदन कंबोज, प्रियांशु कंबोज, समृद्ध कंबोज, ये सब जुड़े हुए हैं। भगवती जी भी जुड़ रही हैं। हमारे देश के आप रियल हीरो हैं, ये आपको बता रही हैं भगवती जी दिल्ली से। एंड लॉट ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग इन हियर। और इस तरह की बात, तो ये जो सारी बातें आपने हमें बताई, इसको आपने लिखा भी है, शायद एक किताब में लिखा है? जी, इस पर मैंने एक करीब 3-4 साल की रिसर्च करके सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ में रहते हुए इस पर एक किताब लिखी थी, ऑपरेशन कैक्टस, एनाटॉमी ऑफ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस। ओके,
ऑपरेशन कैक्टस, एनाटॉमी ऑफ द मोस्ट डेयरिंग मिलिट्री वन ऑफ इंडियाज मोस्ट डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस। ये ऑपरेशन जो है दुनिया के जो सबसे डेयरिंग ऑपरेशंस हैं उनमें से एक है। हमारी भावी जो पीढ़ी है उसको बहुत जानना ज़रूरी है कि इतिहास हमारा कितना समृद्ध था। हमारे फौजी जितने हैं उतने ज़्यादा वीरता की मिसाल रहे हैं। कर्नाटक से लोग जुड़े हैं, विजयपुर ज़िला अराकेरी गांव से पंडित सरवाड़ फौजी भाइयों को हमारा सैल्यूट। आपको सैल्यूट, देश की रचना के लिए उनका सेवा, उनकी श्रेष्ठतम, उनके जीवन का त्याग। थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, जुड़े रहिए संदेश टू सोल्जर से। आज हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन अशोक चौड़िया। मेरा नाम है शैली भाषांजलि। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। ग्रुप कैप्टन अशोक चौड़िया आज हमारे साथ हैं। अपनी जो इतनी उपलब्धियां हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम आगे बात करते हैं। सर, अभी जो फौज में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, परिवेश तो बदलता है, बहुत बदलाव आए हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें, महिलाओं की जो भूमिका रही है आधिकारिक तौर पे और वैसे भी अपने व्यक्तिगत तौर पे, वो आगे बढ़ चढ़ कर आ रही हैं। विमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको न जाने क्यों लोगों ने बड़ा सेंसिटिव सा सब्जेक्ट बना दिया है। लोग इसको ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूँ। अच्छा। मैं समझता हूँ कि विमेन कैन डू नियरली एवरीथिंग दैट मेन कैन डू। राइट। अब आर्म फोर्सेस उन्होंने ज्वाइन कर ली है और जैसे भी हुआ है ये अच्छा हुआ है, मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर आप ये देखें कि अगर विमेन को बाहर रखा है इससे, आर्म फोर्सेस से, तो हमें आधी पॉपुलेशन ही मिलती है आर्म फोर्सेस के लिए। वेरेज अगर विमेन को इंक्लूड करते हैं तो हमें डबल स्ट्रेंथ मिलती है, जिसमें से हम चूज करके और आर्म फोर्सेस को अच्छा बना सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक अपने ब्लॉग पर आर्टिकल लिखा था, विमेन अनलिशिंग द पावर ऑफ विमेन वॉरियर्स। उसका सिर्फ सार कहूँगा कि आज ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि women must join the armed forces or not. Rather than asking should women join the armed forces, question ये होना चाहिए what we can do to make women better warriors. And ये लोग बोलते हैं लेडी ऑफिसर्स, लेडीज वगैरह। मेरे हिसाब से ना लेडीज ना women ना कुछ, उनको सिर्फ वॉरियर्स बोलना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। वो टर्मिनोलॉजी को, उसको मतलब डेफिनेशन जेंडर स्पेसिफिक नहीं करना चाहिए। राइट। मैं बिल्कुल यही समझता हूँ। वेरी नाइस। उनको एक जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस की बात हो रही है। विमेन इन योर लाइफ सर, उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा, द विमेन अराउंड यू इन योर फैमिली? और वैसे तो बहुत विमेन का बहुत इन्फ्लुएंस रहा, लेकिन तीन बड़ी स्पेसिफिक, तीन के बहुत इम्प्रेशंस रहे हैं मेरे ऊपर। फर्स्ट इज माय मदर। ओके। जब बहुत छोटा था, मेरी मदर सिर्फ 5वीं क्लास पास थी। अच्छा। और जब अगर पढ़ती थी कहीं पे तो एक एक शब्द को एक बार पढ़ती थी, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए संत ईसब की कहानियाँ पढ़ती थी और मैं सुनता रहता था और आग्रह करता था कि मुझे और सुनाए और सुनाए। दूसरा इम्प्रेशन जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा रहा है वो मेरी सिस्टर का, जिन्होंने मुझे पेन पकड़ के लिखना सिखाया। मेरी स्पेलिंग्स करेक्ट करती थी, अगर गलती करूं तो मुझसे 10 बार लिखने को बोलती थी, और 10 बार में भी अगर गलती कर दूं तो 100 बार लिखने को बोलती थी। तो आज जो मैं लिख रहा हूं, जो भी कुछ कर रहा हूं, आई ओव इट टू माई सिस्टर्स। साथ में मेरे ब्रदर्स का भी बहुत कंट्रीब्यूशन था। कंधों पर बिठाकर मुझे घुमाते थे और मेरी हर इच्छा को पूरा करते थे। थर्ड इन्फ्लुएंस रहा है जो मेरी श्रीमती जी का, डॉक्टर छाया चौड़िया का। अभी उन्होंने डॉक्टरेट की है और मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। क्या बात है। और जब मैं कुछ लिखता हूँ तो शी इज़ माई बेस्ट क्रिटिक। लवली। मेरे उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। शी इज़ द इंस्पिरेशन फॉर मी, द वेरी पावरफुल फोर्स इन योर लाइफ। यस। एंड मैं दाद देता हूँ छाया जी को कि पिछले 40 साल से मेरा साथ दे रही हैं, मेरे हर सुख दुख में, खुशी में, हर स्ट्रगल में मेरे साथ रही हैं और मेरी इंस्पिरेशन है। ग्रुप कैप्टन अशोक चौड़िया जी, आपने अपने फौजी करियर की बात की, अपने एयरफोर्स के बारे में इतनी सारी बातें बताई, लेकिन वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, वांट्स टू डू एवरीथिंग फॉर द लार्जर कॉज, द नेशन।
एक बृहत्तर समाज के लिए हमेशा कार्यरत रहता है, सोच में और अपने काम में। किस तरह से आप अपनी एक्शंस में या सोच में समाज की तरफ हाथ बढ़ाते हैं? वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। हमेशा मन में ये रहता है कि ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कि देश का, सोसाइटी का भला हो। नॉट दैट कि ढूंढता हूँ मौके, ऐसा नहीं है, बट जब भी कोई मौका आता है तो कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ जिससे कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व हो, कुछ हो। एक एग्जांपल है, रोड पर जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं, नॉर्मली प्रायः ये जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं ये किसी कार के या किसी व्हीकल के ब्रेक डाउन होने से होते हैं, जिसके कारण पीछे कोई गाड़ी खड़ी हो जाती है और फिर कोई उसको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं और थोड़ी देर में मीलों लंबी लाइन लग जाती है। तो ये एक्सपीरियंस मैंने सबसे पहली बार 1996 में शुरू किया था, पहली बार जब दिल्ली पोस्टिंग आया था। अच्छा। तो प्रायः ये होता था कि भीड़ में, ट्रैफिक में चलते थे और भला बुरा कहते हुए और कोसते हुए कि लोगों में डिसिप्लिन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वहाँ से निकल जाते थे। एक बार मन में ऐसा आया कि आई शुडंट बी अ स्पेक्टेटर, आई शुड बी अ प्लेयर इन दिस गेम। इस प्रॉब्लम को अगर मैं किसी तरीके से, छोटे तरीके से इसको सॉल्व करने में मदद कर सकता हूँ तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने अपनी कार में एक रस्सा लेके चलना शुरू किया। अच्छा। और जब कभी इस तरह से किसी को परेशान हालत में देखता था या किसी के कारण ट्रैफिक जैम देखता था और ये भी देखता था कि मैं जल्दी में नहीं हूँ, तो मैं उस कार के आगे अपनी कार लगा देता था, आगे जाकर रिवर्स करके, और उससे पूछता था कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। और इनवेरिएबली कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा है और अगर ऐसे मदद मिले तो लोग बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं और लोग मान जाते थे और पूछते थे क्या मदद कर सकते हो। तो मैं उनको बोलता था कि आपकी गाड़ी को मैं टो करके और ऐसी जगह रख दूंगा जिससे कि आप भी कंफर्टेबल रहेंगे, कोई दूसरी गाड़ी आपकी गाड़ी पर खरोंच ना मार सकेगी और ट्रैफिक जैम में भी सॉल्व हो जाएगा ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम। तो लोग इनवेरिएबली उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते थे। पिछले करीब 15 साल में मोटा मोटा अगर देखें तो करीब 100 गाड़ियों को मैंने इस तरह से टो करके और किनारे लगाए हैं। बहुत उदार सोच चाहिए, अ जेनरस थॉट। बहुत अच्छा लगता है जब किसी की आंखों में, जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा होता है कि कोई मदद मिलेगी और इस तरह से मदद मिल जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही टाइम पर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वाक़ये हो गए जो मुझे, जिन्होंने कहानियां लिखने का मौका दे दिया। अच्छा, उन कहानियां लिखी हैं। आपकी लेखनी पर आते हैं, आप कहानियां लिखते हैं? जी। अच्छा, कहानियां लिखते, शॉर्ट स्टोरीज? जी। अच्छा, और वो फिल्म्स में भी कन्वर्ट हुई हैं? जी जी। ओके, कैन वी टॉक अ लिटिल मोर अबाउट इट? और क्या क्या लिखते हैं आप? मैंने जो ऑपरेशन कैक्टस हुआ था उस पर रिसर्च करके और बुक लिखी थी। अच्छा। ऑपरेशन कैक्टस जो आपको नाम बताया था मैंने, एनाटॉमी ऑफ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस। राइट। जब रिटायरमेंट के बाद में मैंने सोचा कुछ नहीं था करने के लिए, तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, जो आर्म्ड फोर्सेस के एक्सपीरियंस थे, वो शॉर्ट स्टोरीज में लिखना शुरू किया और एक ब्लॉग लिखना शुरू किया, रोड मच ट्रैवल्ड। जो ब्लॉग मैंने लिखना शुरू किया था, रोड मच ट्रैवल्ड, उस पर जो पहली स्टोरी मैंने लिखी थी, द शू शाइन बॉय, वो एक फिल्म मेकर को पसंद आ गई, मिस्टर शक्ति सिंह को। अच्छा। And he sought permission to make a short film on this. वो फिल्म बनी, द शू शाइन बॉय, और चांस की बात है कि उसको 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। वन फॉर द बेस्ट स्टोरी जो मुझे मिला था और वन फॉर द बेस्ट एक्टर जो मेरे लीड एक्टर को मिला था। उसके बाद एक और स्टोरी पर फिल्म बनी, विक्टर 1, उसको भी 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। शॉर्ट स्टोरी को 30 मिनट्स की है। एंड भगवान ने चाहा तो मेरी 2 स्टोरीज जो और हैं ब्लॉग पर, उनके लिए और चर्चा चल रही है, कोशिश है, मेरे साथी लोग कोशिश कर रहे हैं। एक शायद हॉलीवुड में और एक यूरोप में बने। अरे वाह, क्या बात है। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। ग्रुप कैप्टन अशोक चौड़िया जी, आपकी उस फेज ऑफ लाइफ की बात करते हैं जब आप इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, ट्रेन करते हैं,
अपने जो भी एक्सपीरियंस है, अनुभव हैं, जो भी विजडम है उसको शेयर करते हैं। वो कैसा एक्सपीरियंस लगता है सर? इट मस्ट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वर डूइंग। It is entirely different from what I have been doing, but this is one of the best experiences of my life. अच्छा। ये जो टीचिंग वाला एक्सपीरियंस है, जी। मैं एक ही गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में एज एन एडजंक्ट फैकल्टी जाता हूँ। वहाँ पर मेरा मैंडेट है, आई मीन ये जो स्टूडेंट्स कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई के लिए आते हैं, जी। ऐसा लोगों का मानना है कि एंड ऑफ देयर स्टे इन द कॉलेज ये लोग किताबी नॉलेज इनके पास बहुत होता है, दुनियादारी नहीं जानते, बिल्कुल। और कोई इनके साथ में अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके तो शायद इनको आसानी होगी दुनिया में कदम रखने में। तो उस मोटिव को लेके मैं इनके साथ में इंटरेक्ट करता हूँ। कुछ क्विज लेके जाता हूँ, एनिमेटेड क्विज बना के ले जाता हूँ, कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ और उनका ध्यान आकर्षित करता हूँ पहले किसी इंटरेस्टिंग तरीके से, और फिर उसके बाद में छोटे छोटे कैप्सूल्स उनको देता हूँ। क्या पढ़ाते हैं के बेसिकली? लाइफ लेसन्स इनको। हाउ आई मीन ये कहना कि टाइम मैनेजमेंट सिखाता हूँ वो तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन उसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में या कहानी के साथ में या रीडिंग हैबिट्स को लेकर अगर उनको कुछ बताना होता है तो इस तरह से कहानियाँ सुनाता हूँ, किससे सुनाता हूँ, जिससे कि वो बात घर कर जाती है उनके दिमाग में। बिल्कुल। और मज़ा आता है। आई मीन ऐसे नहीं कहूँगा कि मज़ा आता है, अच्छा लगता है जब क्लास के बाद कुछ बच्चे आके आपसे मिलते हैं और बोलते हैं कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। शायद दिल को छू लेने की बात होती है, क्योंकि यहाँ प्रकाश जी ने लिखते हैं कि दिल को छू लेने वाली जानकारियाँ मिल रही हैं। तहे दिल से शुक्रिया सर आपको कर रहे हैं जी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है हम बात करते हुए। किस तरह से आप आज के युवा के साथ इंटरैक्ट करते हैं? इंडिया इज अ यंग कंट्री एंड इंडिया एट 2047 कि वो दारोमदार उनके पास है। तो अगर आप कुछ कहना चाहें उन लोगों को, सारे यूथ जो हमारे साथ हमारे देश के हैं। मैं आज के यूथ को एनवी करता हूँ जिन टाइम्स में रह रहे हैं और जितनी तरक्की कर रहे हैं, जितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनको हर चीज़ के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। जितने मेडल्स इंडिया को मिलते हैं, जितनी जीत होती है, जितना प्रोग्रेस हो रही है यूथ की तरफ से, वो एनविएबल है। इतना हमारे समय में नहीं हुआ कभी भी। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हम सब में एक सिपाही होता है। आपको वर्दी पहनना ज़रूरी नहीं है, बट हर इंसान में एक सिपाही होता है और वो जानता है कि देश के लिए क्या कर सकता है। ये मत पूछिए कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप हमेशा अच्छे काम करेंगे और देश की तरक्की होगी। वंडरफुल। ग्रुप कैप्टन अशोक चौड़िया जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी प्रभा कुमार। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।